हमारे साथ कुणाल साहब जेडीयू की तरफ से इस वक्त जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमान भी चर्चा का हिस्सा है और साथ ही लगातार गेस्ट भी बदल रहे हैं। संजय चौकर साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद रोहन जी मुझे स्क्रीन पर मुमकिन है नजर आएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले मैं जरा थोड़ी देर पोद्दार साहब आपके पास आने से पहले सर्वेश्री आपके पास मैं आना चाहती हूँ। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वोट परसेंटेज का जिक्र हमेशा से होता रहा है कि कैसे सीटें बढ़ने के बावजूद भी वोट परसेंटेज घट जाता है और कैसे वोट परसेंटेज घटा रहता है लेकिन सीटें बढ़ जाती हैं। अभी आपको फिलहाल के रुझानों में क्या दिख रहा है वोट परसेंटेज का? दूसरा, क्या किसी ऐसे इलाके में दूसरी पार्टी का पेनिट्रेशन दिख रहा है जो गढ़ किसी और का? देखिए पूर्णिमा जी, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे जो गठबंधन एनडीए आगे बढ़ रहा है उसकी वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रही है। बीजेपी का अगर देखें 2020 के आंकड़े से तो 19.8% था। अभी अगर हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे तो 23.07%। वहीं पे जेडीयू का भी जो आंकड़ा है वो वोटिंग प्रतिशत 15 से 18.07% बढ़ा है। एलजेपी जो रामविलास जी की पार्टी है 5.64% है। वहीं पे आरजेडी की हम बात करें जो 23.5% 2020 के चुनाव में था, इस बार वो वोटिंग प्रतिशत उनका गिर गया है 22.75%। और ये मैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख के बता रहा हूं। तो यहां पे अगर सीटों में कमी आई है आरजेडी को तो वहां पे वोटिंग प्रतिशत भी उनका घटा है, यानी कि लोकप्रियता भी घट रही है। 2020 के चुनाव में वो सिंगल लार्जेस्ट दो वजह समझूं आपसे सर्वेश, आपको क्या लगती है अगर ऐसा है तो आरजेडी के कम होने की वोट परसेंटेज और सीटों में? दो वजह, सिर्फ दो वजह में। दो वजह यह है कि आप हवाई बात करके इलेक्शन नहीं जीत सकते। बिहार में जो ग्राउंड पे काम हुआ है, चाहे गांव में सड़क पहुंची हो या बिजली पहुंची हो या लड़कियों को जो शिक्षा में आगे बढ़ाया गया है या शिक्षा में सुधार या विकास की जो रफ्तार में, मैं खुद भी आ रही हूं, मुझे पता है कि आज से 20 साल पहले मेरा गांव कैसा था और आज जो अगर मैं बिहार जाऊं तो वो गांव कैसी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। उस चीज का अंतर दिख रहा है वहां के लोगों में पूर्णिमा जी। वो 20 साल पहले हमें भी पता था कि अगर कोई एक मोटरसाइकिल खरीद के एक डॉक्टर खरीदता है तो उससे कैसे छीन लिया जाता है। आज कोई वहां पे मर्सिडीज भी खरीद ले तो पूछने वाला नहीं है कि आपने कैसे रंगदारी। पोद्दार साहब नहीं अग्री करते लेकिन आपसे, शायद आपने बदलते बिहार को नहीं देखा। पोद्दार साहब, ऐसा है पूर्णिमा जी, मैंने तो बदलते बिहार को देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेषकर मैं अपोजिशन की बात करूंगा, वो कहीं ना कहीं उस बिहार को जज करने में चूक रहे हैं। क्योंकि ये बात बार बार मैं बात कह रहा हूं कि दोनों गठबंधन के अंदर अगर आप लड़ाई का अगर आप तरीका देखेंगे, रणनीति का तरीका देखेंगे, तो एक गठबंधन ऐसा है जो केवल और केवल वन वे कम्युनिकेशन के आधार पर काम करता है और दूसरा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन वो टू वे कम्युनिकेशन यानी कि डे टू डे बेसिस के ऊपर। देखिए यहां पे बहुत सारी चर्चा हो रही है, जितने भी हमारे यहां आलोचक, जितने भी विचारक ये कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी ने पहले नीतीश कुमार जी को सीएम फेस घोषित नहीं किया, अमित शाह जी ने अपने पटना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया, वो कह दिया। पर उसका आधार था ना, मैं बता आधार था ना। अभी नवंबर के पहले हफ्ते में अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे। निश्चित रूप से उससे पहले उनका बयान क्या था? ये था कि विधायक दल के नेता चुनेंगे, चेहरा कौन होगा। तो मौका मिला, एक मिनट तो नहीं चुनेंगे सर, चुनेंगे, लेकिन जेडीयू तो बार बार कह रही है ना कि चेहरा नीतीश ही होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन तो फिर होना चाहिए, वरना तो विपक्ष पूछेगा सवाल। हाँ, आपने प्रश्न किया, आप पूरा जवाब लेना। ये कोऑर्डिनेशन नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों से 20 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो 20 वर्ष की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के साथ हमारे को विरासत में ना मिल जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उससे बच रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको ग्राउंड से, जब उनको धरातल से उनके पास ये अपडेट आई, इनकम्बेंसी हो गई है, उनके पास ये अपडेट आई कि आज भी जनता जो है नेता के रूप में नीतीश कुमार जी को मान रही है और पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को। और एक चीज और बताऊं गरिमा जी, आप जो भी व्यक्ति बिहार के भूल जाते हैं पोद्दार साहब, ये बताइए पूर्णिमा जी। नहीं, अब मैं 2 मिनट लूंगी, जरा आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं? नहीं, ये मेरी थोड़ी सी कमी है, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे। लेकिन पूर्णिमा जी आपको मैं बता रहा हूं, जो लोग बिहार में घूम रहे थे, एक बार आप उनसे देखिए कि जहां पे
चुनाव निशान तीर था, वहां पे भी जब लोगों से बात करें वो कह रहे हम तो वोट बीजेपी को देंगे, जबकि खाते में वो जेडीयू के वो सीट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहां आलोचक और विचारक जो है वो वैचारिक बेईमानी करते हैं। एक समय हुआ करता था जब सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया करते थे। अच्छा, आप जल्दी से मुझे 2 वजह बता दीजिए जो मैंने जैसे सर्वेश जी से पूछी, बस 1 सेकंड सर। हाँ। 2 वजह बताइएगा अभी की ये जो स्थिति दिख रही है उसमें आरजेडी या महागठबंधन के पीछे जाने पर। सबसे बड़ी वजह एक ये है कि जो महागठबंधन है वो ड्राइंग रूम में रणनीति बनाता है और पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पब्लिक के बीच में से फीडबैक लेता है और उसके बाद में ड्राइंग रूम में बैठ करके रणनीति बनाता है। एक फर्क तो ये है। दूसरा फर्क आपको मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मैच का मुजरिम कांग्रेस थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से इनके हाथ से सत्ता फिसल गई, और इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी 3 महीने पहले गरिमा जी मैं आपको बता रहा हूं, जब बिहार के लाइव मर्डर वीडियो जब वायरल हो रहे थे, नामकरण कर लेती हूं आज हाँ, मैं अपना नया नामकरण कर लेती हूं सर। तो लाइव मर्डर के वीडियो जब वायरल हो रहे थे, जिस तरीके से बैक टू बैक पुल की बात चल रही थी, जिस तरीके से बिहार के अंदर बाढ़ की विभीषिका थी, अगर अपोजिशन उस चीज को लेकर छोटे-छोटे जवाब मैं लूंगी, चुनाव के अंदर मुश्किल पैदा ठीक है, मैं छोटे-छोटे जवाब लूंगी क्योंकि बीच में कुछ ब्रेकिंग्स भी हैं, जल्दी से मुझे अपडेट करनी है। 10 सेकंड बोलिएगा सर्वेश। जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, मतलब जो फेस है तेजस्वी यादव, मात्र 916 वोट, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैं बता रहा हूं, मात्र 916 वोट से लीड कर रहे हैं राघोपुर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने वोट से? 916 वोट इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट दिखा रहा है, मात्र 916 वोट से ये तो तब है जब तेज प्रताप के कैंडिडेट को इन्होंने चुनाव से एक दिन पहले विड्रॉल करवा लिया। अगर वो अब दमखम से लड़ रहे होते तो अभी स्थितियां और बदली हुई होती। कुछ वोट इधर आए होंगे क्या तेज प्रताप के पास सर, आरजेडी के जो नहीं, वो उतना प्रभाव नहीं डाल, थोड़ा बहुत कुछ वोट। राघोपुर से पूछ रही है क्या? हाँ, राघोपुर से आपने न्यूज बताई है। हाँ, मैं बताता हूँ। उस कैंडिडेट को किडनैप किया गया था एक दिन पहले रात में, उसे घर पे 10 गुंडे भेजे गए थे, फोर्स किया गया था कि तुम बैठ जाओ। मैं आपके टीवी चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ। उसे घर पे भेजा गया था, 10 लोग गए थे, 1.5 लोग गए हुए थे। बिहार में ये सब चल रहा है, ये हम इसे बोलना नहीं चाहते थे टीवी चैनल पे। और जो लड़का था प्रेम यादव, वो बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था जो राघोपुर से लड़ रहा है, जिसको तेज प्रताप जो है टिकट दिया था। तो ये सब देख करके भी आपको बोले थे कि तेज प्रताप को लगता है कि तेजस्वी से बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ लड़का है, और खास करके जब से आरजेडी से बाहर निकला है तेज प्रताप, तब से उसके पर्सनालिटी को आपने एनालाइज कर लिया, बोलने का, चालने का, हर चीज का एक उसमें लीडरशिप क्वालिटी नजर आ रहा है। पहले तो लगता था कि वो दबा हुआ है आरजेडी के अंदर, कि हर चीज मम्मी से पूछना, हर चीज पापा से पूछना कि मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन निकलने के बाद तेजस्वी से ठीक है, आप लोगों की समझ बेहतर होगी, लेकिन जितना मैं तेज प्रताप को लेकर देख पाई हूँ, बड़े भावुक हो जाते हैं कभी कभी, और भावुक हो जाते हैं, और मन के अंदर वो एक टीज है, वो एक मन के अंदर एक टीज है कि परिवार में बना रहता तो बढ़िया रहता, मतलब एक है टीज परिवार छूट जाने की। पूर्णिमा जी 10 सेकंड, पोद्दार भाई जी, आप एक अंदाजा लगाइए कि आपने पार्टी से निकाला, आप उसके खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हो, और लालू यादव जो इतने बड़े चाणक्य मसीहा बनते थे, अपने बेटे के खिलाफ अपने पार्टी से कैंडिडेट खड़ा करवा दे रहे हैं। नहीं, वो तो सीट आप नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो पहले ही तेजस्वी को उत्तराधिकारी अपना घोषित कर ही चुके हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता तो रोहिणी नाराज नहीं होती, उनकी माता श्री मीडिया में संजय यादव की वो भूमिका नहीं होती तेजस्वी के साथ, अगर क्लियर है लालू प्रसाद यादव को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये कोई रजवाड़ा थोड़े कुछ अधिकारी अब डिक्लेयर कर देंगे तो आम जनता करेगा, लेकिन आप सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आप नेपोटिज्म की सर बात कर रहे थे, तो फिर उसमें बहस का स्कोप नहीं बनता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला जब इलेक्शन होगा, अगला 2030 का, क्या पता कल तेज प्रताप बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है सर, जल्दी फिर मैं बाहर में मानूं। पूर्णिमा जी एक चीज और मैं बताऊं, लालू यादव जी बिहार की राजनीति में इसलिए प्रासंगिक हुए थे कि जब वो बोलते थे लोगों को लगता था ये दिल से बोल रहे हैं, ये राजनीतिक भाषा नहीं है, ये दिल की भाषा। उसी तरीके से
आज तेजस्वी की भाषा और तेज प्रताप की भाषा में आप देखेंगे अंतर है। तो आपको ऐसा लगेगा तेज प्रताप मन से बोल रहा है, जो उसके अंदर है वो उनकी जबान पे है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आगे जाकर के, अगर आरजेडी की कमान उनके हाथ में आती है तो। ठीक है चौकर साहब, इंतजार करते करते अभी भी देखिए सर, टैली में 69 पर ही रुका हुआ है महागठबंधन और एनडीए 166 पर है। बदलाव की उम्मीद भी अगर करें तो कितनी कीजिएगा सर? मतलब जिस उम्मीद के साथ आप लोग थे, और यहाँ तक कि तेजस्वी ने तो तारीख भी बता दी थी शपथ ग्रहण करने की, और आप लोगों ने भी नेता तो मान ही लिया। नहीं, बिल्कुल देखिए, रुझान अभी जो देख रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए बिल्कुल आगे दिख रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है और थोड़ा सा और वक्त, मुझे लगता है और आधा एक घंटे के बाद और क्लियर हो जाएगी। ये चुनाव है, कोई बात नहीं। अगर कई बार सीटें किसी की एनडीए की बढ़ रही है, अगर महागठबंधन की कम हो रही है, ये चुनाव है। देखिए, सब दल, सभी पार्टियां पूरी जोर से, सब लोगों ने अपनी चुनाव प्रचार किया, अपने मुद्दे उठाए। वो विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने विपक्ष में रह के बड़े अच्छे, लेकिन फिर चौकर साहब बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, चौकर साहब बड़ा मुश्किल हो जाता होगा बार बार ये बताना कि कहां पर लैग कर गए। नहीं, देखिए, ये कभी राजनीति में पता नहीं लगता कि लैग कहां पे कर गए। आवाज चली गई चौकर साहब। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आज एक फैक्टर नहीं होता, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग। तो पता नहीं, अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। नहीं तो ये चौकर साहब, ये आरजेडी की छत्र छाया नुकसान तो नहीं कर रही है ना? देखिए, अब ये तो अगर आप एनडीए की बात करें तो वहां पे भी काफी सारे दल मिलके चुनाव, पर वो आगे चल रहे हैं ना चौकर साहब। चौकर साहब वो आगे चल रहे हैं ना, तो वो सवाल अभी उनसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ऑब्वियस है। देखिए, अब ये तो बाद में पता चलेगा कि किस वजह से कहां पे कमी रही, कैसा रहा। एक बार क्लियर रिजल्ट आने दीजिए। अच्छा चलिए, कितना बढ़ा दीजिएगा आप? चलिए, अभी बहुत राउंड ऑफ काउंटिंग आपके हिसाब से बाकी है ना। मैं कह रही हूं कि 58 सीट्स पर है, कितने तक जाने की उम्मीद महागठबंधन कर रहा है अभी, और कितना इंतजार करके कितने तक जाने की उम्मीद करता है? 2020 के चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि आरजेडी की सीटें और बढ़ेगी। कांग्रेस 60 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, पिछली बार हमारी 19 सीटें थी, और इस बार हमें उम्मीद है कि कम से कम 30-35 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जाएगी। और देखिए, अब ये रिजल्ट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग टीवी चैनल पे बैठे, कई बार रुझान बदलते भी हैं। नहीं बदलते हैं सर, मैं तो इसमें आपके साथ हूँ, बदलते हैं, मैं तो आपके साथ हूँ इसमें, लेकिन बदलते हैं तो ऐसे नहीं बदलते हैं कि 177 से 1 आ जाए। अच्छा खैर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हरियाणा याद कर लेती हूँ मैं सर, मैं हरियाणा याद कर लेती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं इसमें कोई इफ एंड बट रखती ही नहीं, मैं आपके साथ 100% अग्री करती हूँ। हरियाणा याद कर लेती हूँ, हरियाणा के शुरुआती रुझान, और उसके बाद में बदलती हुई जो तस्वीर सामने आई। अच्छा देखिए, अभी जरा इस दौड़ को मैं दिखाना चाहूंगी। नीतीश कुमार दौड़ते चले दौड़ते चले दौड़ते चले, और दौड़ते दौड़ते देखिए कितनी तेजी के साथ अब तेजस्वी, अब करें भी, अगर दुख तो है ही, अब विचार करें भी तो किन किन बातों पर करें। तेजस्वी थोड़ा सा दुखी इस वक्त नजर तो आ ही रहे हैं, और नीतीश कुमार के चेहरे पर जो खुशी है दौड़ते हुए, और वही चुस्ती दुरुस्ती, वही फुर्ती, जिसको लेकर यही कह रहे थे कि भाई अब तो रिटायर हो जाना चाहिए इनको, यानी अब ये रिटायर्ड पॉलिटिशियन है। लेकिन ये कहते कहते नीतीश कुमार ने ऐसी दौड़ लगाई कुणाल किशोर जी, ऐसी दौड़ लगाई नीतीश कुमार ने फील्ड पर रहते हुए, धुआंधार रैलियां करते हुए, कि अब विपक्ष किस मुंह से कहेगा रिटायर्ड पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी पे, और नीतीश कुमार जी जो 20 वर्षों में काम किए, बिहार की जनता उसी का रिटर्न दे रही है, और हम लोग काफी खुश हैं। और हम समझते हैं कि हम लोग 80+, अभी तो 80 के आसपास हमारा दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से, हम लोग 80+ सीट पे गेन करेंगे। यानी हम समझते हैं कि 90 सीट के आसपास हम लोग जीत सकते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। और कहीं कहीं हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने लगातार 5वीं बार, यानी 20 वर्षों के शासनकाल के बाद, जरा ये जलेबी वाली तस्वीरें भी रखेंगे। हाँ बोलिएगा कुणाल। नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी विश्वास को जाहिर किया है, या कहीं कहीं हमारे व्यक्तित्व को, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को
मजबूत करता है। और हम प्रदेश की जनता के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं और हम समझते हैं पूरे प्रदेश की जनता इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। जहां तक महागठबंधन की बात है तो शुरू से ही ये लोग हवा हवाई लड़ाई लड़ते रहे थे। हर घर नौकरी देंगे, इस तरह के वादे वही कर सकते हैं जिनके पास कोई लॉजिकल कंसेप्ट ना हो, कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना हो। और जिस प्रकार से कुणाल किशोर जी ये बताइए कि आज लिट्टी चोखा का स्वाद एकदम चोखा होगा कि नहीं होगा? नहीं, सब कुछ होगा। बिहार के जितने व्यंजन हैं सबका आनंद लिया जाएगा और हम समझते हैं कि यही तो नीतीश कुमार जी की कमिटमेंट रही है कि बिहार का हर व्यंजन देश के प्रत्येक थाली तक पहुंच जाए। तो लिट्टी चोखा भी होगा और जलेबी भी होगा, सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप सभी आमंत्रित हैं। चौकर साहब कितने किलो जलेबी बनवाई, लड्डू बनवाए, लेकिन अब कहाँ दीजिएगा सोचना पड़ेगा सर। सो सॉरी टू से चौकर साहब, लेकिन कितना किलो जलेबी या कितना किलो लड्डू बनवाया जो अब कहाँ जाएगा पता नहीं है। हरियाणा की तरह ही सर। अभी आप लास्ट कंक्लूजन पे मत जाइए। मैं आपके साथ हूँ चौकर साहब, अंत तक आपके साथ हूँ, चिंता मत करिए। हम बात करेंगे। हाँ, अंत तक मैं आपके साथ हूँ। कैसा होगा? हाँ बिल्कुल, लास्ट तक देखिए, राजनीति बिल्कुल अंत तक आपके साथ हूँ मैं। सब लोग अंत तक इंतजार करते हैं, पेशेंस अभी बरकरार है हमारे साथियों का। अभी रुझान बदल भी सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि देखिए, ये जरूर है कि जो रुझान दिख रहे हैं उसमें जेडीयू ने प्रदर्शन अच्छा किया। जो उम्मीद थी, लास्ट टाइम 43 सीट थी जेडीयू की, लेकिन इस बार थोड़ा उनकी सीटें काफी उससे ज्यादा बेहतर नजर। क्यों ऐसा हुआ तो सर? हो पाया कैसे ऐसा चौकर साहब, ये भी बता दीजिए थोड़ा। कुणाल किशोर जी खुश हो जाएंगे। देखिए, ये तो जनता का मन होता है कहाँ पे वोट डालना। कहाँ सर मन? आंकड़े बता रहा हूँ कि 43 सीट थी और लोग ये लगा रहे थे कि 43 से कम आएंगे इस बार, लेकिन और उनकी सीटें बढ़ गई। हो सकता है किस योजना का उनको फायदा मिल रहा हो, क्या 20 साल का, हमें ये लग रहा था कि 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पे वोट करेंगे लोग नाराज हैं। तो अब जब कोई सर प्रो इनकम्बेंसी की बात करेगा तो आप उस पर बीजेपी का प्रवक्ता होने का टैग तो नहीं लगाइएगा ना, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर पत्रकार हो। नहीं, देखिए, जो एक्चुअल होता है उसी पे बात होती है। आप ये बोलना कि बीजेपी का प्रवक्ता है, ये तो बिल्कुल गलत बातें हैं। जो सिचुएशन है अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा, किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें आ रही है, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है, जेडीयू को क्या रहेगा, ये सारी स्थिति और 1 घंटे में क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। हाँ। ये तो लोकतंत्र है, इसमें कई बार किसी को सीटें ज्यादा मिलती है, कई बार वो अरे तो इसके बाद फिर चुनाव आयोग कटघरे में तो नहीं आ रहा है ना सर, या ईवीएम? अरे चुनाव ऐसा देखिए, पहले से ही राहुल गांधी जी ने खासकर बिहार में तो पैदल यात्रा करी थी। वोट चोरी के मुद्दे पे पूरे देश में उन्होंने प्रदर्शन करे, पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और पहले से राहुल गांधी जी बोल रहे कि आप अलर्ट रहिए, आप ये सारा तंत्र। अरे कल आरजेडी ने तो कह दिया, आरजेडी ने तो सबको कह दिया कि देखिए जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर आप लोग मुस्तैद रहिएगा, कुछ भी हो तो अलर्ट करिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या क्या हुई ना सर, अभी थोड़ी देर पहले तक आप लोग कह रहे थे कि हम जीतेंगे। अब जो नंबर्स लैक करने लगे तो आप उम्मीद में तो हैं कि ये नंबर बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी आपने बख्शा नहीं है। रोहन गुप्ता साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार आप भी कर रहे थे कि थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत की जाए, लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े नहीं रख रही हूं, लेकिन 76 पर बीजेपी इंडिविजुअली और 82 पर जेडीयू। शुरुआत में नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा एक्टिव ना नजर आना और बाद में भयंकर तरीके से एक्टिव नजर आना और ऑन ग्राउंड फील्ड पर मौजूद रहना। मुझे लगता है कि आपका ये कॉम्बिनेशन बहुत विन विन इस बार, न सिर्फ वोट परसेंटेज के लिहाज से, बल्कि जिस सोच के साथ 101 सीटों का आपने बंटवारा किया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और दोनों ही पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल जब कोई भी अलायंस होता है उसका नेचुरल मतलब कुदरती होना बहुत ज़रूरी है। और यही फर्क था कि जो एनडीए और अगर आप महागठबंधन की बात करें तो दोनों, एक एनडीए नेचुरल अलायंस था कि जहाँ पे एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो रहा था, और दूसरी तरफ महागठबंधन था कि जो जोड़ तोड़ के बनाया गया था, और इसीलिए फ्रेंडली फाइट जैसा एक नया टर्म आया
और एक चीज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश में एक प्रो इनकम्बेंसी, ये कभी देश की जनता ने सुना नहीं था कि एक के बाद एक सरकार को रिपीट करना, अच्छे काम के द्वारा जनता के वोट लेना, ये एक शुरुआत पूरे देश में हुई, उसका रिपीटेशन आपको बिहार में दिख रहा है। और एक चीज, आज भी जो अपोजिशन के लीडर के उनको समझना पड़ेगा कि वोट चोरी जैसे मुद्दे कभी जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है। जो मुद्दा जमीन पे धरातल पे है ही नहीं, आप उससे अपना चुनाव को मुख्य मुद्दा बनाएंगे, आप क्या जनता से अपेक्षा रखते हैं? फिर आप वापस आज शाम को आप चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बैठ के अपना ठेला लगा लेंगे, कहेंगे हमारे वोट चोरी हुई, जनता कैसे स्वीकार करेगी? एक के बाद आप एक चुनाव हारते जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। और एक चीज हुआ है बिहार में, आप कल तक ही हम बात करते महिला वोटर, महिला नहीं, हर धर्म हर जाति, आप सीमांचल देख लीजिए, पुरुषों का वोटर देख लीजिए, हर धर्म हर जाति के लोगों ने, हर बिहारी ने एनडीए को वोट दिया है। उसका कारण ही ये जीत बिहार की जीत है। और बिहार की जनता चाहती है कि जो 20 साल की विकास यात्रा है वो 5 साल और आगे बढ़े। और जैसे मोदी जी पूरे देश में विकास यात्रा को आगे बढ़ रहा है, बिहार में भी उसको आगे बढ़ा के बिहार को भी उसका एक और बड़ी बात है जिसका जिक्र मैं रोहन गुप्ता जी जनता जरूर की करना चाहूंगी। देखिए, चुनाव प्रचार कितनी तेजी के साथ बढ़ा, हमने कर्पूरी ग्राम देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कैसे वहां पर जो ईबीसी वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखने की, उस लेगेसी को मेंटेन करने की कोशिश की गई। और कैसे जो प्रधानमंत्री की रैलियां रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात की जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा लिया गया, चुनाव प्रचार किया, वहां पर जबरदस्त मतदान हुआ है। ये अपने आप में लोकतंत्र के, मुझे लगता है, उस डबल ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि आपका लीडर कैसा है और फिर उस लीडर को मजबूत करने के लिए जनता की भागीदारी कैसी नजर आती है। जहां जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, वहां पर न सिर्फ वोटिंग बढ़कर देखने को मिली, बल्कि मुझे लगता है थोड़ी देर बाद हम इस बात का भी एनालिसिस करेंगे कि वहां पर नतीजों में बीजेपी को या फिर जेडीयू को कितनी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आई है। सर्वेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं? कहना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन आप देखिए चिराग पासवान जी की पार्टी नई नवेली पार्टी है। भले मैं मानता हूं कि जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट हुआ हो, बीजेपी कैंडिडेट और ये वो, लेकिन कांग्रेस जो करीब 4 दशक तक बिहार में अपने दम बलबूते पे शासन किया, उसका परफॉर्मेंस और एलजेपी का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, वोटिंग प्रतिशत देख लीजिए। एलजेपी का 5.something% 2020 में भी था, अभी उतना है, लेकिन कैंडिडेट की संख्या 21 पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे 29 में से 21 पे लीडिंग है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बार बार उसी चीज को आ रहा हूं कि राघोपुर से है, सर्वेश जी, संभावना है कि जो लोकसभा वाला स्ट्राइक रेट था। नहीं पूर्णिमा, एक चीज और मैं आपको मैं इनमें ऐड कर दूं। कांग्रेस की तो बिहार में हालत ऐसी हो गई है कि बीच में इनको पर्यवेक्षक का बुलाना पड़ गया, वापस विड्रॉ करना पड़ा। कांग्रेसी लोग सदाकत आश्रम में खुद ही धरने पर बैठ गया था कांग्रेसी लोग, पर्यवेक्षक जो कौन अलवीरू क्या थे, कौन कर्नाटक से, उनके बारे में तरह तरह की बात हुई, उनको विड्रॉ करना पड़ा वहां से। तो इस कंडीशन में क्या उम्मीद करी कांग्रेस में क्या प्रदर्शन करें? और इनका गलत बात है सर, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो जेनजी की बातें कर रहे थे पूर्णिमा जी, उस जेनजी ने भी और जो 80 साल के वृद्ध जो वोटर्स हैं, उन सबों ने दिखा दिया कि एनडीए में ही विश्वास है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। क्योंकि आप जिस तरीके से वोटिंग, आरजेडी 35 पे आ गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, कांग्रेस 7 सीटों पे लीड कर रही है। ये कह रहे हैं कि अमूलचूल परिवर्तन 11 बज चुका है और कमोबेश हर चुनाव में 12:30 बजे तक कांग्रेस 50 सीट जीत सकता है, ऐसी बात है, 50 सीट जीत सकता है। 60 सीट तो लड़ी है, उसमें से 50 सीट कांग्रेस जीत जाएगी, सरकार बन सकता है, कोई बात नहीं।